नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस प्रोग्राम में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लूसेंट हिंदी माध्यम से ये सीरीज चल रही है। इसके पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, आप जाइए प्लीज उनको देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, अच्छा ख्याल लगेगा ही। और जो कुछ भी फीडबैक आपको देना हो, क्या कहते हैं इसमें क्या और हम चेंजेस ला सकते हैं अपने लेक्चर्स में, कुछ क्वेश्चन जैसे हम आप चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूं तो वो भी पूछूंगा। एक साथ मैं और बता दूं, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक दे रखा है। आप प्लीज जाइए वहां से उस चैनल को, उस क्या कहते हैं ग्रुप को, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो आज हम पढ़ा रहे हैं, इसमें जो लूसेंट में जो भी पढ़ा रहे हैं जीएस में, इसमें हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप सभी को पता है। इससे संबंधित हम वहाँ पे एमसीक्यू यानी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वहाँ जवाब देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हमारा एक ग्रुप भी बनेगा जिसमें कोई जानकारी देना चाहे तो वहाँ पे आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, तो जाइए प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आइए आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये इतिहासकार थे कुछ जो राज तारंगिनी लिखे थे, कल्हान, इन सब का जो सोर्स हम पढ़े थे। ठीक है, तो ये लिटरेरी सोर्स थे। आइए आज यहाँ से आगे देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। ठीक है, जो जो फॉरेन ट्रेवलर जो भारत में घूमते थे, जो भारत में आते थे, या किसी जरूरी नहीं आते थे, कभी कभी जो कोई विदेशी शासक जब आक्रमण करता था तो उसके साथ भी कुछ कुछ हिस्टोरियन या कुछ लेखक लेके आते थे, विदेशी लेके आते थे। जैसे यूनानी के, पहले यूनानी से शुरुआत करते हैं। तो यूनानी रोमन के लेखक कौन, जैसे सबसे पहले प्रमुख इनका नाम आता है टेसियस का। टेसियस क्या होते, ईरान के एक राजवैद थे। तो जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ लिखने वाला ही आदमी लिखते, कोई भी लिख सकता है। आपको पता है कि आज के समय हमारे जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे हमने ब्लॉग बना लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी ब्लॉगर ही वीडियो बनाते हैं, कोई भी वीडियो बना लेता है। तो ऐसे जो ये समय टेसियस तो वहाँ के राजवैद थे, जिनका भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, जिस तरीके से ये इसने लिखा है, बताया है कहानियां भारत के बारे में, काफी हिस्टोरियन को लगता है कि यार ऐसे कैसे ये भी सब कुछ था, इनको कैसे मिला क्या, मतलब काफी लेके सोर्सेस को लेके, मेन इसलिए कि जो स्टोरीज हिस्टोरियंस की रही हैं, ट्रेवलर को लेके, अपने इतिहास को लेके, तो सोर्सेस को लेके काफी विवाद रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं इसी के साथ। आप जो उनको सिकंदर महान के बारे में सुनते हैं, द सिकंदर द ग्रेट, उन्होंने पूरी दुनिया जीत लिया। बाद में सिकंदर आया, पोरस को हरा दिया और पूरा युद्ध जीत के चला गया नंद वंश के समय। तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिकंदर के बारे में भारतीय कोई सोर्स नहीं मिलता है। उनका हमको ग्रीक के बारे में ही सोर्स मिलता है। और ग्रीक का कौन सा सोर्स मिलता है, जो डायरेक्ट जो सिकंदर के समय जिन्होंने किताबें लिखी थी, वो तो किताबें मिट गई हैं। उनको पढ़ के जिन्होंने किताबें लिखी थी, और वो किताबों जो ये सब विदेशी सोर्स ही है। समझ रहे हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद जो हम जो मतलब कि ये जो यह सोर्स है जो बचा है, ये तो डायरेक्ट उस समय लिखा गया था, अब ये भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल है। मतलब भारत दुनिया में ये भी नहीं है। जो ये वाला जो उसके बाद जो इनको देख के जो इन्होंने जो लिखा है, अब कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। हमारे सिकंदर के समय जो घटना घटी, उस समय के तत्कालीन जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कुछ किताब लिखी। ठीक है, एक बुक लिखी। अब ये बुक भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में इसको कुछ पढ़ के या कुछ अंदाजा लगा कि कुछ हिस्टोरियंस ने एक बुक और लिखी। ठीक है, अभी इस बुक को ही हम लोग इसकी जो लिपि या जो कुछ भी बचा हुआ है, इसको जानकारी से प्राप्त करते हैं कि यहाँ कोई सिकंदर था, कोई आया हुआ था। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, सिकंदर से संबंधित, सिकंदर भारत को जीत लिया, भारत को नहीं जीता था पूरा, लेकिन बगल में लड़ाई करके चला गया, यहाँ पोरस को हरा दिया। ठीक है, ये सब हमको किसी भारतीय सोर्स से नहीं मिलता है। तो यही सब चीजें हैं, आप समझ जाइए। तो हिस्ट्री पढ़ाने का कैसा तरीका होता है क्या। तो ईरान का राजवैद था, कौन था ईरान का राजवैद, टेसियस था। हेरोडोटस के बारे में सुनते हैं, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, कहीं भी आपसे पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए, ये 5वीं ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन ये भी करता है। वही अनुश्रुतियां, सुनना हुआ, अफवाह, उस समय क्या घटी थी, कैसे, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। ठीक है,
सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों ने नियार्कस, ऑनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय है। देखिए यही थे जो ये नियार्कस आए थे, ठीक है, ये अनेसिक्रिटस जो आए थे और अरिस्टोबुलस जो, ये सब तीनों आए थे। इन्होंने ही किताब लिखी थी, मगर इनकी भी कोई डायरेक्ट हमको मिलती नहीं है। इनको पढ़ के बाद में जो स्ट्रेबो, प्लूटो, प्लूटो कह रहे, प्लूटार्क नाम था उनका, इन सब ने जो किताबें लिखी है उससे हमको सोच मिलता है कि हाँ भाई कोई सिकंदर महान जैसा आदमी था जो कि भारत में आया था। आइए अभी देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। देखते हैं मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट जान लीजिए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ये इंपॉर्टेंट आपको जानने के लिए। और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका नाम की किताब लिखी थी, जो कि मौर्यन पीरियड के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंट समझिए क्या है, मेगास्थनीज किसके पीरियड में किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। और कौन, तो ये इंडिका किस पीरियड के बारे में बताता है? मौर्यन समय के बारे में बताता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में आएगा तो मौर्य समाज के बारे में बताएगा ना। तो आइए डायमेकस, ठीक है, डायमेकस के बारे में जानते हैं। डायमेकस एक सीरियन नरेश जो एंटियोकस था, एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो इसको डमाइकस कहते हैं, ठीक है। तो डमाइकस जो था वो एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आए थे, बिंदुसार आए थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ऐसे तो एक क्रोनोलॉजी बनती है ना। तो जो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे, इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। फिर डायनोसियस आया था। डायनोसियस जो था ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेफस, जो टॉलमी फिलेडेफस था, मिस्र का था ये भी याद कर लीजिएगा। एंटियोकस कहाँ का था? सीरिया का था, ठीक है। मानिए अब इसे कैसे याद करेंगे, तो मानिए ये इजराइल है, ये इजराइल का मैप है, आप देखते होंगे ऐसे, तो इजराइल का मैप, ठीक है। मिस्र कहाँ है? इसके यहाँ पे, इस साइड पे है, इस साइड पे मिस्र है, ठीक है। एक सेकंड, ये मिस्र यहाँ पे है, ठीक है, मिस्र यहाँ पे है। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ? टॉलमी फिलेडेल्फस, ठीक है। फिलेडेल्फस यहाँ पे है, इस मिस्र यहाँ पे है, ये क्या कहते हैं, सीरिया यहाँ पे, समझ लीजिए एंटियोकस यहाँ पे था। ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप याद रखिए, रख लीजिएगा। एंटियोकस सीरिया का था, यहाँ पे एंटियोकस हो जाएगा, यहाँ फिलाडेल्फस हो जाएगा। तो ये इसने किसको डायमेकस को भेजा था, इससे किसी डायनोसियस को भेजा था, ठीक है। तो डायनोसियस के बारे में, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। सबसे इंपॉर्टेंट किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। ज्योग्राफी इंडिया किसने लिखा था? टॉलमी ने ही लिखा था। प्लिनी, ठीक है, ये कौन है? प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में पता चलता है। तो प्लिनी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या जान लीजिए, नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक कौन लिखता है? प्लिनी लिखता है। भारत का भूगोल कौन लिखता है? टॉलमी लिखता है, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस है, जो मैंने आपको भी पहले बताया है। ये है क्या है, देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, एक किताब आई थी, मतलब उसमें पता चलता है। इसके लेखक, असली लेखक कौन है इसके बारे में नहीं पता चलता है, कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों को तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। तो पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के बारे में अगर आप ये जानेंगे, पूछ सकता है आपको ये किस चीज की जानकारी दे रहा है, तो ये भारत के जो बंदरगाह हैं और व्यापारिक वस्तुएं, यानी तमिलनाडु के जो पोर्ट्स हैं कुछ, ठीक है, भारत यहाँ तमिलनाडु के कुछ पोर्ट्स हैं यहाँ पे, केरला और कर्नाटका के समय के जो विशाखापट्टनम पोर्ट, इन सब के बारे में जानकारी देता है ये, ठीक है। कुछ व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बताता है, जैसे कुछ आप देखते होंगे कोई कुछ ग्रीक के चीज क्वाइंस आपको यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है, ये पता चलता है कि हाँ व्यापार होता था उस समय।
चीनी लेखक कौन कौन आया? देखिए फाइयान आया था। फाइयान सबसे इंपॉर्टेंट, आप पढ़े होंगे कभी हिस्ट्री। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य में आ गए। सुनिए, ये क्या है, चंद्रगुप्त जो है ना, तो गुप्त समाज के हैं, गुप्त साम्राज्य के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम है इनका। और वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य के समय के थे। इतना इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। द्वितीय के दरबार में आया था। इसने इनको इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इन्होंने टाइटल ले लिया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। मध्य प्रदेश के बारे में स्पेशली देख लीजिए कितना बता रहा है। ये मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और ये आज का मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य भारत की बात कर रहा था। यह 14 वर्षों तक भारत में था। तो ये कितने वर्षों तक भारत में था? ये 14 वर्षों तक भारत में था। अब ये संयुगन, स्युंगन स्युंगन, ठीक है, 1518 ईस्वी भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये सिर्फ कितने साल के लिए था? 3 साल के लिए था। ह्यून सॉन्ग आ गया था। ह्यून सॉन्ग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन की पीरियड में, जो पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति साम्राज्य भी कहा जाता है हर्षवर्धन की पीरियड को, और ह्यून सॉन्ग इनके समय में आया था। ह्यून सॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? भारत में कपीसा। तो चाइना से कब चल दिया था वो? 629 ईस्वी में चल दिया था। तो क्या 629 ईस्वी में भारत पहुंचा था? नहीं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह पता, वो भारत उस समय जो कुंभ मेला उस समय भी लगा था, तो भारत उस समय जो कुंभ मेला लगा था तो उसका वो हिस्सा बना था। उसने उसको बहुत बढ़िया लगा था, यार क्या कुंभ हो रहा है, तो उसमें कुंभ के हिस्से में भी वो था। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी किसने लिखा है? ह्यूनसोंग ने लिखा, ठीक है, ह्यूनसोंग ने लिखा है, नाम से प्रसिद्ध, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया। तो बताया हर्षवर्धन के पीरियड में धर्म कैसा था, जाति कैसी थी, समाज कैसा था। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। उसमें जो सिंध का था, सिंध का राजा कौन था? उसमें शूद्र हुआ करता था। ह्यूनसोंग के बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो अब ये आपसे पूछ सकता है, ह्यूनसोंग कौन कौन देवी देवताओं को पूजा किया था बुद्ध के बाद? हिंदू देवी देवताओं का, तो सूर्य और शिव, ठीक है। तो वो एक तरीके से बुद्ध की पूजा के लिए आया था, लेकिन वो शिव और सूर्य की पूजा करता था। अब नोट देख लीजिए, लिखा हुआ है ह्यून सॉन्ग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन था? सीलभद्र थे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब ह्यून सॉन्ग पढ़ने आया था तो उस समय वाइस चांसलर कौन था नालंदा विश्वविद्यालय के? तो सीलभद्र जी थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। बाद में इत्सिंग आया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया है। अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट जान लीजिए, अभी आपसे यात्री को, आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ सकता, तो सबसे पहले फाइंग आया, ठीक है, कौन आया? फाइन आया। उसके बाद युतु सिंह, क्या नाम था इसका देख लीजिए यहाँ पे, स्युंगन स्युंगन, ठीक है। उसके बाद कौन आया? स्युंगन आता है। फिर ह्यूंग सॉन्ग आता है। उसके बाद आपने देखा इत सिंह, ठीक है। तो इसे क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा। इसमें से फाइन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आता है और ह्यूंग हर्षवर्धन के समय में आता है, ठीक है। ये हो गए भारतीय सोर्स मिल गए आपको। अब अरबी लेखकों के बारे में जानते हैं। अरबी लेखक, ठीक है, अरब वाले जो है अल बरौनी, या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अभी ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई जरूरी कोई हिस्ट्री हो, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आक्रमण करने, जब जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आए तो महमूद गजनवी के साथ भारत में आता, अल बरौनी आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति तो किताबुल हिंद और तहकीक, या फिर तहकीक हिंद, भारत की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आप नोट कर लीजिएगा, अपने बुक में लिख लीजिए कि किताब उल हिंद किसने लिखा है? अल बरौनी ने लिखा है। तहकीक, यानी इसको तहकीक हिंद भी कहा जाता है, किसने लिखा है? अल बरौनी ने लिखा है, ठीक है। आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी सोर्स है।
यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, कमियां, कीमिया लिख दिया गया, कमियां, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियां, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित किया। तो कितने चैप्टर हैं टोटल इसके में, कितने चैप्टर हैं? 80 चैप्टर हैं, ठीक है, कुल 80 चैप्टर है, विभाजित किया। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति के बारे में भी बताया है। तो राजपूतों के बारे में बताया कि उस समय कैसे समाज था। इब्न बतूता, आप एक गाना सुनते होंगे, इब्न बतूता बगल में जूता करके ना एक आता है, वही इब्न बतूता यही है। तो इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला, तो रेहला किसने लिखा है? सबसे इंपॉर्टेंट, रेहला किसने लिखा? इब्न बतूता ने लिखा है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है, एमबीटी कहते हैं, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। बाद में इसके बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, यानी एफएसटी, ठीक है। इसके पहले गयासीद्दीन तुगलक था, यानी जीएसटी। ये एक राजाओं का क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे पहचानने में। जब तक आपको क्रोनोलॉजी नहीं पता होगा, आपको पढ़ने का कोई ऐसे मतलब नहीं होता है। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी होना, पता होना बहुत जरूरी होता है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा था? रिहला लिखा था। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि वो बताया ना मैंने, एमबीटी के पीरियड में आया था, उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दिल्ली का ये काजी बना दिया गया था। कौन? इब्न बतूता, ठीक है। और इनकी पुस्तक कौन है? इसकी रिहला, ठीक है। अलबरौनी ने कौन सी पुस्तक पुस्तक लिखी है? अभी आपने पढ़ा, किताबुल हिंद, यानी तहकीक हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद, ठीक है, और या फिर तहकीक ए हिंद लिखा है, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर इतना ही खत्म करते हैं। आप इसको दोबारा देखिएगा, ज्यादा लंबा लेक्चर में जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ कि 15-15 20 मिनट का जब आप लेक्चर देखेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और ज्यादा बड़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा, नहीं तो मुझे पढ़ा कर मैं सिर्फ रीडिंग कर दूं या पढ़ा दूं तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा कवर होता जाएगा। लेकिन बस मैं सोचा आज आपको बस इतना ही पढ़ा दूं, समझा दूं। 20 मिनट से ज्यादा मैं लेक्चर लेना नहीं चाहता हूँ, ऑन एवरेज 20 मिनट का लेक्चर हो ही चुका है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है उसको प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।